लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका हो कि गर्मी को कमरे से बाहर नहीं बल्कि सीधा अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, बिना बिजली के, बिना किसी मशीन के, तो चलिए समझते हैं ये पॉसिबल कैसे। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स समझनी होगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे इतना सिंपल बनाऊंगा कि 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। तो देखिए किन है। कुदरत ने हमारे एटमॉस्फेयर में एक सीक्रेट विंडो छोड़ी है। साइंटिस्ट इसे एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी विंडो बोलते हैं। ये विंडो है 8 से 13 माइक्रोमीटर वेवलेंथ रेंज में। इस रेंज में जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती है वो एटमॉस्फेयर की किसी भी गैस से इंटरैक्ट नहीं करती। ना CO2 रोकता है, ना वाटर वेपर, ना मीथेन। ये रेडिएशन सीधी बिना रुके अंतरिक्ष में निकल जाती है। सोचिए जैसे एक भरे हुए हाईवे पर एक सीक्रेट टनल हो जो सीधे आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, बिना ट्रैफिक, बिना सिग्नल। और अंतरिक्ष का बैकग्राउंड टेम्परेचर लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अंतरिक्ष एक इनफाइनाइट कोल्ड सिंक है, एक ऐसा ठंडा भंडार जो कभी भरता नहीं। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा बनाया जाए जो अपनी गर्मी को स्पेसिफिकली 8 से 13 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर एमिट करे, तो वो मटेरियल बिना किसी बिजली के, बिना किसी मशीन के अपनी गर्मी सीधे अंतरिक्ष में फेंक देगा और ठंडा हो जाएगा। दिन में, धूप में, 50 डिग्री तापमान में। इसी प्रिंसिपल को साइंटिस्ट बोलते हैं पैसिव डे टाइम रेडिएटिव कूलिंग या PDRC। पैसिव मतलब कोई एनर्जी इनपुट नहीं चाहिए। डे टाइम मतलब दिन में, तेज धूप में भी काम करता है। रेडिएटिव कूलिंग मतलब रेडिएशन के जरिए ठंडा करना। और ध्यान दीजिए, मैंने रेडिएटिव बोला, रेडिएक्टिव नहीं। ये बहुत जरूरी डिफरेंस है। रेडिएक्टिव मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन जो खतरनाक है। रेडिएटिव मतलब थर्मल रेडिएशन जो हर चीज नेचुरली करती है। ये पूरी तरह सेफ। अभी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, नासा दशकों से इसे यूज कर रहा है। सोचिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा है। एक तरफ सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, वहां टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ शैडो में -150 डिग्री। अब सैटेलाइट के अंदर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में रखना जरूरी है। लेकिन अंतरिक्ष में ना हवा है ना पानी, तो AC या फैन कैसे चलाओगे? नासा ने इसका सॉल्यूशन निकाला, रेडिएटर पैनल्स। ये स्पेशल सरफेसेस है जो सैटेलाइट की एक्सेस हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में स्पेस में डंप कर देती हैं। कोई फैन नहीं, कोई कूलेंट नहीं, प्योर रेडिएशन। और यही प्रिंसिपल अब धरती पर यूज होने लगा है। फर्क बस इतना है कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन धरती पर एटमॉस्फेयर है। इसलिए स्पेसिफिकली उस 8 से 13 माइक्रोमीटर विंडो को टारगेट करना पड़ता है। और यही काम किया है स्काई कूल सिस्टम्स ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2016 में शुरू किया था। स्काई कूल सिस्टम्स ने एक पैनल डेवलप किया है। देखने में ये एक चमकदार सफेद या मिरर जैसा पैनल है, लेकिन इसके अंदर इंजीनियरिंग का कमाल है। इस पैनल में मल्टीपल नैनो स्केल लेयर्स हैं। पहली लेयर में ऊपर एक हाईली रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो सूरज की लगभग 97% विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब ये पैनल सूरज की गर्मी एब्जॉर्ब ही नहीं करता। दूसरी लेयर में नीचे स्पेशल पॉलीमर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की लेयर्स हैं जो स्पेसिफिकली 8 से 13 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। तो ये पैनल दो काम सिमल्टेनियसली कर रहा है। पहला, सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करो, अंदर आने ही मत दो। दूसरा, जो भी गर्मी है उसे उस सीक्रेट एटमॉस्फेरिक विंडो से स्पेस में भेज दो। कैलिफोर्निया में कई कमर्शियल बिल्डिंग्स, सुपरमार्केट्स और डेटा सेंटर्स में स्काई कूल के पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। पब्लिश्ड डेटा के अनुसार इन बिल्डिंग्स में कूलिंग एनर्जी कंजम्पशन में 20 से 40% तक रिडक्शन देखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई कंप्रेसर नहीं, कोई रेफ्रिजरेंट गैस नहीं, कोई मोटर नहीं। मतलब मेंटेनेंस लगभग 0। और लाइफ स्पैन, ये पैनल्स 20 से 25 साल तक चल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, ये टेक्नोलॉजी इंप्रेसिव है, लेकिन ये सिल्वर बुलेट नहीं है। इसमें कुछ रियल चैलेंजेस हैं, स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट। पहला चैलेंज है डस्ट और पोल्यूशन। भारत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, धूल और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। इन पैनल्स की एफिशिएंसी तभी है जब सरफेस क्लीन हो। अगर डस्ट जम गई तो ना सनलाइट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होगी, ना इंफ्रारेड एमिशन अच्छे से होगा। इसके लिए लेटेस्ट पैनल्स में हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग यूज होती है। मतलब जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही इन पैनल्स पर डस्ट नहीं चिपकती। हल्की बारिश या हवा से ये खुद साफ हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान जैसी जगह जहां महीनों बारिश नहीं होती और डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, वहां पीरियडिक क्लीनिंग जरूरी होगी। दूसरा चैलेंज है ह्यूमिडिटी। ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। एटमॉस्फेरिक विंडो, वो 8 से 13 माइक्रोमीटर वाली खिड़की ह्यूमिडिटी बढ़ने पर पार्शियली बंद हो जाती है। वाटर वेपर उस विंडो में कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसी ह्यूमिड सिटीज में और मॉनसून सीजन में इस टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है, शायद 30 से 50% तक गिर सकती है। ये कोई कंपनी आपको बोल्डली नहीं बताएगी, लेकिन ये साइंटिफिक रियलिटी है। तीसरा चैलेंज है कॉस्ट। अभी ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल स्केल पर रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। भारत में इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरू नहीं हुई है। इंपोर्ट करने पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन ये वही स्टोरी है जो सोलर पैनल्स के साथ हुई थी। 2010 में सोलर पैनल्स
पैनल्स भारत में कितने महंगे थे और आज 10 साल में प्राइस 90% गिर गई। सेम ट्रेजेक्टरी रेडिएटिव कूलिंग पैनल्स के साथ भी होगी। चौथी और सबसे जरूरी बात, यह एसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बात बहुत क्लियरली समझ, ये टेक्नोलॉजी अकेले एसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एसी का लोड रिड्यूस करती है, ये बिल्डिंग की कूलिंग डिमांड कम करती है। लेकिन अगर आपको 24 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए तो आपको एसी तो चलाना ही पड़ेगा, बस एसी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ आती है सबसे एक्साइटिंग बात, क्या हो अगर हम सोलर पैनल्स और रेडिएटिव कूलिंग पैनल्स को कंबाइन कर दें। साइंटिस्ट्स इसे टैंडम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सोचिए, आपकी छत का एक हिस्सा सोलर पैनल से ढका है जो बिजली बना रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सोलर पैनल्स गर्म होने पर एफिशिएंसी लूज करते हैं। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर रफली 0.3 से 0.5% एफिशिएंसी गिरती है। अब अगर सोलर पैनल्स के नीचे या उनकी बैक सरफेस पर रेडिएटिव कूलिंग लेयर लगा दी जाए तो सोलर पैनल ठंडा रहेगा, ज्यादा एफिशिएंटली बिजली बनाएगा और साथ में छत भी ठंडी रहेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार रेडिएटिव कूलिंग लेयर लगाने से सोलर पैनल की एफिशिएंसी 2 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स तक इंप्रूव हो सकती है और पैनल की लाइफ स्पैन भी बढ़ती है क्योंकि थर्मल स्ट्रेस कम होता है। ये है फ्यूचर। सोलर प्लस रेडिएटिव कूलिंग इक्वल्स अल्टीमेट रूफटॉप सिस्टम। और अब आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, भारत दुनिया की सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करने वाले कंट्रीज में से एक। हमारे यहाँ 300 से ज्यादा दिन तेज धूप रहती है। कूलिंग हमारी सबसे बड़ी एनर्जी डिमांड है, तो लॉजिकली रेडिएटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले और सबसे ज्यादा भारत में डेवलप होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी ये है कि इस फील्ड में लीडिंग कंपनीज अभी अमेरिका, चाइना और यूरोप में। हमारे पास IIT है, IISc है, दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट मटेरियल साइंटिस्ट हैं। कुछ इंडियन स्टार्टअप्स इस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज में है। मेरा मानना है कि जिस दिन भारत ने इस टेक्नोलॉजी को मास प्रोड्यूस कर लिया, कॉस्ट डाउन करके कॉमन मैन तक पहुंचा दिया, उस दिन हम सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं, एनर्जी इनोवेटर बन जाएंगे। तो आज के लिए टेक अवे क्या है? पहली बात, रेडिएटिव कूलिंग एक रियल प्रूवन साइंस है। ये कोई क्लिकबेट नहीं, ये फिजिक्स है। दूसरी बात, ये एसी का रिप्लेसमेंट नहीं, एसी का बेस्ट फ्रेंड है। ये कूलिंग लोड रिड्यूस करती है। तीसरी बात, भारत में मास अडॉप्शन में अभी 3 से 5 साल लगेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। चौथी बात, तब तक सोलर पावर्ड कूलिंग सिस्टम्स सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हर गर्मी में भारी बिजली बिल से परेशान है। और कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी छत पर ऐसा पैनल लगाना चाहेंगे? अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग एसी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कुछ सिंपल DIY ट्रिक्स से, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। तब तक के लिए धूप से डरो मत, धूप को समझो। मिलते हैं अगली वीडियो में।